सादिया, एक आपके बारे में हमने डेथ टू लाइफ वाली स्टोरी सुनी थी, कुछ शेयर करना चाहेंगी? 2 बार मुझे एक्सपीरियंस हुआ लाइफ आफ्टर डेथ। मुझे डेथ डिक्लेयर कर दिया 2 हॉस्पिटल्स ने, जनाजा तैयार हो गया और सिर्फ मेरे वालिद साहब का इंतज़ार हो रहा था। वो कराची से आ रहे थे। ज़िंदगी और मौत के दरमियान ना बहुत थिन लाइन होती है। वो अपोजिशन की कारकर्दगी नहीं दिखा पा रही, जिससे गवर्नमेंट को टफ टाइम मिलता और गवर्नमेंट भी अपनी कुछ परफॉर्मेंस को बेहतर कर पाती। अल्लाह, तुमने मेरे दिल की बात छीनी है। एक जगह बैठे हुए तो मुझे नून लीग की एक एमपीए ने कहा कि यार तुमने तो हमें वक्त डाला होता था। क्या आपको लगता है कि महंगाई का असर जो है वो एमपीएस की लाइफ पे भी पड़ रहा है, या एमपीए जो है वो उससे इस्तिस्ना रखते हैं? अब तुमने की एमपीए की बात, अब तुमने मेरी दुखती नब्ज पे हाथ रख दिया और मेरे दिल चाह रहा है कि मैं भी रो। अस्सलाम वालेकुम, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सिद्रा गयास। और आज मैं जिस सेलिब्रिटी से आपको मिलवाने के लिए जा रही हूं वो एक एमपीए, एक खूबसूरत माँ और उसके साथ साथ एक एक्टिव वर्कर भी हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर उन्हीं की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम सिद्रा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लुकिंग ब्यूटीफुल लाइक ऑलवेज। थैंक यू। अच्छा सादिया, आप एक माँ भी हैं, सियासत भी चला रही हैं और इतनी एक्टिव वर्कर भी हैं पीटीआई के। बहुत देर से हम लोग देखते आ रहे हैं, जब पीटीआई की कैंपेन्स भी चलती थी तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होती थी। घर और सियासत किस तरह मैनेज करती हैं? देखिए, ये थोड़ा सा इसमें होता है कि प्रायोरिटी सेटिंग और टाइम मैनेजमेंट। इसमें असल में ये क्या होता है कि मुझे देखना पड़ता है कि कहाँ पार्टी को मेरी ज़रूरत है और कहाँ मेरी फैमिली की प्रायोरिटीज़ हैं। जो मेरा बेसिक फ़्राइज़ हैं अपने बच्चों से रिलेटेड और घर के इंतज़ामी अमूर का मैंने इस तरह का सेटअप किया हुआ है कि वो सिस्टम चलना चाहिए। जैसे खान साहब कहते हैं ना, बंदा हो ना हो, सिस्टम चलना चाहिए। उस किस्म का सिस्टम घर में डेवलप किया है। जब मैं स्टार्ट किया था आज से 18-19 साल पहले तो बच्चे बहुत छोटे थे, लेकिन ये यकीन मानिए मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपने बच्चों को स्कूल ख़ुद पिक करना, ड्रॉप करना, क्योंकि ये वो उनका बड़ा प्रेशियस टाइम होता है। और बच्चों की निगरानी, क्योंकि उसमें बहुत तालीमी निगरानी वो भी, लेकिन पार्टी इज़ माई मतलब इन माई ब्लड। अच्छा सादिया, एक आपके बारे में हमने डेथ टू लाइफ वाली स्टोरी सुनी थी, कुछ शेयर करना चाहेंगी? वो क्या स्टोरी थी? यार बड़ी मेरे ज़िंदगी में एडवेंचर्स रहे हैं। पहला 2 बार मुझे एक्सपीरियंस हुआ लाइफ आफ्टर डेथ। जो पहला एक्सपीरियंस था उसमें तो मैं काफ़ी छोटी थी, 8-9 साल की, तो उसमें मुझे डेथ डिक्लेयर कर दिया 2 हॉस्पिटल्स ने। जनाजा तैयार हो गया और सिर्फ मेरे वालिद साहब का इंतज़ार हो रहा था। वो कराची से आ रहे थे। तो जब मेरे वालिद साहब आए तो वो जनाजे की चारपाई से मुझे उठा के भाग गए। अब सब कहेंगे पता नहीं बेटी की मौत का सदमा है ये, लेकिन उनको कुछ बिलीव था कि पता नहीं शायद ये ज़िंदा, मैं वो अभी मौत को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो एक हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ एक डॉक्टर पर उनका बड़ा बिलीव था। उन्होंने कहा देखें, हालांकि 2 लाहौर के बड़े नामी ग्रामी हॉस्पिटल ने डेथ डिक्लेयर किया था। डॉक्टर साहब ने देखा ना, कहा नहीं शी इज़ नो मोर। तो मेरे वालिद साहब इंसिस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी क्यों आप हम पे बिलीव नहीं कर रहे? मैंने कहा कि मेरी औलाद है, ये मरेगी ना, मुझे यहाँ पता चलेगा। तो मेरे दिल को पता है कि जिंदा है, तो अब दोबारा इस यकीन के साथ देखेंगे जिंदा है। वो डीप डाउन कहीं कोई पल्स एक आध बच गई थी, तो वो क्योंकि अपेंडिक्स फटी थी और 72 आवर्स फटने के बाद पता चला, और उसमें पॉइजन इतना फैल गया था, तो कुछ उसको बज़ाहिर उसको करना ढूंढना वाकई मेडिकली भी हिस्ट्री का ये एक मौज़ा ही है। बहरहाल फिर मैं अपने अब्बू के उस यकीन की वजह से दोबारा बच गई। बड़ी मेजर सर्जरीज़ हुई, बाउल सिस्टम मेरा आर्टिफिशियल है वो दोबारा बना, ह्यूमन मेड है। और सेकंड एक्सपीरियंस मुझे हुआ था जब मैं आई वाज प्रेग्नेंट विद माय सेकंड बेबी और हॉस्पिटलाइज थी, कोई कॉम्प्लिकेशंस थी। उसी दौरान उसमें तो मैंने पूरा फील किया कि अपनी जान का निकलना। और फिर जैसे एक रूम है तो मैंने उसमें देखा कि मैं रूम की छत से ख़ुद को देख रही हूँ। तो और फिर डॉक्टर, मेरे अब्बू वहाँ मौजूद थे, मेरी सास में मरूमा मौजूद थी, तो डॉक्टर जैसे भाग रहे हैं। अब कुछ मुझे में अंदाज़ा हो गया कि मैं गई, पर मुझे लग रहा था कि साथ मेरे अल्लाह ताला है। मैं कहा अल्लाह ताला मुझे वापस जाना है, क्योंकि मेरा एक बेटा था छोटा सा। मैंने कहा जी हमने देखा है कि बचपन माँ के बगैर गुजारना कैसे होता है, या मैं अपने बेटे के साथ रहना चाहती हूँ, मुझे वापस जाना। वो तो पूरी जंगो-जदल हुई थी। और उसके बाद मैंने पूरा जोर लगा के, जब डॉक्टर्स मुझे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगे ना हार्ट को, तो मैं एकदम
कलमा पढ़ते हुए जैसे जान वापस, तो मेडिकली मेरा हार्ट बंद था। तो वो इस वजह से वो भी एक एक्सपीरियंस हुआ। तो बहरहाल इन एक्सपीरियंसेस ने ये तो सिखा दिया कि ज़िंदगी और मौत के दरमियान ना बहुत थिन लाइन होती है, और बाकी हम सारी ज़िंदगी खामखा मटीरियल चीज़ों के पीछे और उन बेशुमार फजूल के झगड़े फसादों में ज़ाया कर देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने किसी और मकसद से भेजा है, आपको इंसानियत की खिदमत के लिए। अच्छा सादिया, आपने तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की और ग्रास रूट लेवल से आपने स्टार्ट लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता अचीवमेंट्स आप अपनी जो है वो अचीव करती चली गई। पीटीआई इतनी ग्रास रूट लेवल पे नज़र नहीं आती जैसे आपने इतनी ग्रास रूट लेवल से स्ट्रगल किया है। तो पीटीआई के एमपीएज़ या पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो आवाम की जो चीज़ें हैं, जो वर्थ है, जिनकी उनको बुनियादी ज़रूरत है, वहाँ तक जाती नज़र नहीं आती। क्या फ्लॉज हैं जो गवर्नमेंट अभी तक पूरा नहीं कर पा रही? ट्रेंड क्या है हमारे यहाँ, जो दिखता है वो बिकता है, और मीडिया भी बहुत माइंडसेट चेंज करता है। हमारा अलमिया रहा कि वी आर नॉट गुड एट मीडिया। मीडिया का जो एक कल्चर था ना, और हमारे यहाँ दिखा के लोग ये पुल बन गया, ये बन गया, वो बन गया। खान साहब का था विजन कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करना है। काम बहुत हो रहा है, मैं इस टाइम 4-5 डिपार्टमेंट्स को खुद देख रही हूँ, पॉलिसी पे काम हो रहा है, ऐसे काम हो रहे हैं जिसके दूररस नताइज निकलेंगे अदारों को मजबूत करने के, लेकिन बज़ाहिर वो अभी इतने नज़र नहीं आ रहे। देखें कि हमारी गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा जो धचका था वो 2-2.5 साल हो गए, पेंडेमिक बदतरीन जो दुनिया में आया, और उसकी वजह से महंगाई, ये मसाइल जो पूरी दुनिया में है, अकेले पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन लोग कौमें एज ए गयूर कौम की हैसियत से जब वो देखती है कि लीडरशिप आगे बहुत आपको ज़िम्मेदार मुहब्बे वतन नज़र आती है, तो लोग इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन लोग मसलों में हैं महंगाई की वजह से। इसकी वजह एक पिछली हमारी गलत पॉलिसीज़, रेंटल पावर की लेके या डॉलर की कीमत तयन, ये सब आर्टिफिशियली इस चीज़ को रखा गया था कायम। सब्सिडी लेके ये कर दिया, वो कर दिया, कर्ज़ों की किस्तें नहीं दी, ये नहीं किया। अब जब ग्राउंड रियलिटी, अब जब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन करते हैं ना, तो फिर आपको कर्ज़ों की किस्तें भी देनी है, फिर आपको रेंटल पावर से हटकर आपको देखना है कि आपको अपने सोर्सेज, ताकि हम आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा सबसे बड़ा इशू है, एनर्जी क्राइसिस, उससे निकलने के लिए ना सिर्फ अपनी बिजली पैदा करें, इस टाइम हम अदारों में इंडिपेंडेंट उनको अल्टरनेटिव एनर्जी पे लेके जा रहे हैं। मैं ये समझती हूँ अल्लाह ताला हमें आगे दोबारा भी मौका दे, तो हमारे आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि किसी ने काम एक लॉन्ग टर्म प्लान करके एक भले के लिए, लेकिन बज़ाहिर जो लोगों का एक है, लेकिन तंजीम साजी में और ग्रास रूट में हमारी मौजूदगी में बहुत काम करने की ज़रूरत है। सही, अभी आपने खुद ही अपनी बातों में ही जिक्र कर दिया सादिया महंगाई का, जो कि मैं पूछने ही वाली थी। इतनी महंगाई कि एक गरीब आवाम, एक गरीब फ़र्द जो है उसकी कमर टूट कर रह गई। और अभी रिसेंटली रात में ही जो है वो खान साहब ने पेट्रोल की प्राइस दोबारा से बढ़ाई है, और एक तरफ उन्होंने स्पीच में ऐलान किया कि जी हम लोग एक एटीएम कार्ड की तरह कार्ड इश्यूज़ करेंगे फैमिलीज़ को, जो कि एक मतवसत तबके से लोग होंगे, और वो 10 लाख जो है वो दुकानें होंगी जहाँ से वो यूजेबल होंगे। तो एक तरफ ये ऐलान किया और दूसरी तरफ जो है वो एक एटम बम जो है वो आवाम पे गिर गया। तो आवाम किस तरह से निकल पाएगी? और क्या आपको लगता है कि महंगाई का असर जो है वो एमपीएस की लाइफ पे भी पड़ रहा है, या एमपीए जो है वो उससे इस्तिस्ना रखते हैं? नहीं, मेरा ख्याल में ना, एक तो जब महंगाई, पेट्रोल की प्राइस की बात, पेट्रोल इज़ अ इंटरनेशनल, उसकी जो होती है कीमत, वो इंटरनेशनल मैटर है। अगर इंटरनेशनली बढ़ेगी तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगी, क्योंकि आपने आईएमएफ के साथ जो समझौते किए हुए हैं, आप अभी नहज पे नहीं आए कि आप अपने मुल्क को खुद लेके चल सके, ये तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब तुमने की एमपीए की बात, अब तुमने मेरी दुखती नब्ज़ पे हाथ रख दिया और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी रो। असल में ये है कि एमपीएस भी नॉर्मल इंसान होते हैं, और मुझ जैसा, मैं तो खैर किसी लैंडलॉर्ड की बीवी नहीं, बेटी नहीं, आई एम रैंडम पाकिस्तानी आम मतवस्त तबका। मैं अपने आप को फ़ख्रिया कह सकती हूँ। मैं सौदा लेने भी खुद जाती हूँ, मुझे पता है आटे दाल का भाव क्या है। मैं तो मॉडल बाज़ार जाके पिछले मंथ जाके ग्रॉसरी की थी, और मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है। हम ऐसी जगहों पे जाएंगे, लेंगे तो उन चीज़ों का मेयार भी दुरुस्त होगा।
तो मेरे ख्याल में ये मसाइल सबके लिए हैं, कोई भी, हाँ जो बहुत अमीर कबीर लोग हैं जो शायद इस चीज़ों से अब सोने के चमचे मुंह में लेके पैदा हुए हैं, उनके अलग इशू हैं, पर आई एम अ वेरी अवामी बंदा और मैं अवाम से ही हूँ, तो मुझे अवाम के तमाम दुख दर्द का आइडिया है, लेकिन ये दुख दर्द इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने अख्ताम को पहुँचेंगे। सही, यानी कि अब हम लोग कोई उम्मीद ना रखें क्योंकि आपने खुद अपनी इतने दुख सुना दिए। तुझे बताने लगी ना, हमको खलाई मखलूक नहीं है। अच्छा सादिया, हम पीटीआई की बात करते हैं तो पीटीआई की 3 साल कारकर्दगी आपके सामने भी है और आवाम के सामने भी है। आप किस तरह से देखती हैं कि दोबारा पंजाब में पीटीआई दोबारा गवर्नमेंट बना सकेगी, ओवरऑल गवर्नमेंट बना सकेगी, या नून लीग जो है वो इक़्तिदार संभालेगी अगला? देखिए, मैं जो पीटीआई को देखती हूँ ना, जो मैं अपने एक मेंबर के अलावा मैं इस हैसियत से भी देखती हूँ, एक शहरी की, पाकिस्तानी की हैसियत से भी। मैंने बताया ना कि मैं ना पॉलिसियों में से हूँ ना मैं सच बात करने को अपना हक फ़र्ज समझती हूँ। पीटीआई ने हकीकी मायनों में ह्यूमन डेवलपमेंट पे बहुत काम किया। मेरे ख्याल में इंशाल्लाह पीटीआई ना सिर्फ आएगी, पहले से बेहतर तरीके से आएगी। अभी तो हमें 2/3 अक्सरियत उस तरह नहीं मिली जिसकी वजह से हम ब्लैकमेल हुए हैं। वो जो काम कर सकते थे वो भी करने में रुकावटें आई हैं, और इंशाल्लाह जब हम 2/3 अक्सरियत लेके आएंगे तो फिर हम बहुत ज़्यादा बेहतर काम और खुल के काम कर सकेंगे। जहाँ तक बात है नून लीग की, इस टाइम नून लीग ज़ाती अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा इंतशार का शिकार है। 2 ग्रुपिंग है, सबको पता है, मरीम का और शहबाज शरीफ साहब की। मरीम साहबा की और नवाज़ शरीफ के बयानिए ने उनके जो पार्टी को बहुत नुकसान दिया। उनमें देखिए उनका बयानिया टोटल आपके इदारों के ख़िलाफ़ रहा, और जिस तरह वही, और उन्होंने अखलाकी सतह से बहुत गिर कर सियासत किया। शहबाज शरीफ कंपैरेटिवली उनसे बेहतर है सियासत करने में, उनका अगर सियासत का अंदाज़ उनसे बेहतर रहा, लेकिन उनके हाथ से गेम निकल के जब मरीम के हाथ में गई तो पार्टी को काफ़ी नुकसान पहुंचा। तो इसमें इतनी धड़ेबाजियां हैं और वो इतने डिसपॉइंटेड है, और क़यादत जब मुल्क छोड़ के खुद भाग जाए तो ऐसे में आप वर्कर्स को, लोगों को यूनाइट नहीं रख सकते। अच्छा सादिया, आपको लगता है कि अपोजिशन की कारकर्दगी नहीं दिखा पा रही जिससे गवर्नमेंट को टफ टाइम मिलता और गवर्नमेंट भी अपनी कुछ परफॉर्मेंस को बेहतर कर पाती? अल्लाह, तुमने मेरे दिल की बात छीनी है। बिलीव करो, जब मैं पोजीशन में थी तो हम 31 लोग थे। अच्छा, 31 में से भी 15-16 ही आते थे हाउस में। तुम्हें पता है इलेक्टेबल जो दूर दराज के इलाके के होते हैं कम आते हैं, उसमें से बोलने वाले हम 6-8 थे। एक जगह बैठे हुए तो मुझे नून लीग की एक एमपी ने ही कहा कि यार तुमने तो हमें वक्त डाला होता था और इतना प्रेशर बिल्ड करते थे कि हमें काम करना मुहाल कर दिया था और हमें करना पड़ता था। अच्छा, मैंने सोचा, मैंने कहा अपने एक्सपीरियंस के बाद मैं कहा ये तो बिल्कुल ऑलमोस्ट थोड़े ही सीटों का फ़र्क है, बराबर अपोजिशन है, ये तो हमारी ज़िंदगी मुहाल कर देगी। और ये एक्सपीरियंस लोग हैं सारे, हम तो नए थे ना, हम तो सब पहली बार थे। पिछली बार तो पहली बार हुकूमत में हम असेंबलियों में आए थे और हम सारे नए नवेले थे, और मुझे कहा तो बड़ा मसला होने वाला। बिलीव करें, मुझे एज ए अपोजिशन के रोल से इतनी मायूसी हुई। एक दिन इन्होंने पब्लिक इश्यूज़ पे बात नहीं की। पहले तो उनको वही था कि जो उनके अंदर थे लोग के उनका वो उनको इजाज़त मिल जाए, और प्रोडक्शन ऑर्डर होता था, या फिर नवाज शरीफ साहब का रोना या शहबाज शरीफ का या इनकी गिरफ्तारियों के रोने। कोई एक आम आवाम पे जैसे प्रेशर, इतनी बड़ी अपोजिशन हो, अगर वो प्रेशर गवर्नमेंट पे बिल्ड करना चाहे तो वो, मैं कहती हूँ, उसको नाको चने चबा सकती है। अच्छा सादिया, ऐसी क्या बात है कि खान साहब जो हैं वो अपने एमपीएज एमएनए से उस तरह से बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आते? आए रोज़ पता चलता है कोई वजारत चेंज होगी, आए रोज़ कोई वजारत चेंज होगी, ये क्या मामला है? वजीरों से कहो ना, मैंने एमपीएस तो बेचारे मिलते ही नहीं है। हाँ जी। अच्छा, इसमें देखें ये होता है कि हमारे भी काफ़ी लोग नए भी थे, और कुछ वैसे नए लोगों की वजारतें तो बहुत अच्छी चल रही हैं। जो पार्टी के ओरिजिनल फेसेस थे उन्होंने बड़े ज़बरदस्त वजारत की है। असल में वही बात है कि इलेक्टेबल जब आते हैं कुछ, अब वो है ना तो कप्तान ना, उसको नज़र आता है कि यहाँ अच्छा परफॉर्मेंस मुझे मेरे हिसाब से नहीं हुई तो मैं इसकी फील्ड की पोजीशन बदल के देखूँ कि ये परफॉर्म करें। उनका मकसद यही है, वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं अपनी टीम से। हमारे लोगों को भी चाहिए कि वो अपना मैक्सिमम डालें, क्योंकि अल्लाह ने ये मौका दिया है। सिर्फ इमरान खान और नेक्स्ट इलेक्शन ही नहीं है, एक अल्लाह ताला की भी अदालत है
जहाँ आपको जवाब देना है कि आपको वो नील के साहिल पे कुत्ता अगर भूखा है ना तो उसका भी जवाब दें आप। तो ये हुकूमत तो बड़ी देखने में तो बड़ी दिलकश चीज़ें लगती हैं, लेकिन असल में ये बहुत सख्त इम्तहान है, कभी अल्लाह दे के आजमाता है और कभी ले के। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तो हमें अपनी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए। सही, थैंक यू सो मच सादिया आपका टाइम देने के लिए। और हम इसी तरह आपके साथ नई वीडियोस और नई सेलिब्रिटीज़ को आपके साथ लाते रहेंगे। हमारे चैनल MYK न्यूज़ को देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।